आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम कंप्यूटर को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। बेसिकली यहाँ पर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ में उनकी जो ऑप्शंस हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि जो टॉपिक हम लेंगे वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाए फॉर एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था। कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लेडी आइडा लवलेस, सेकंड है जॉन वॉन न्यूमैन, थर्ड इज हरमन हॉलियर्थ एंड फोर्थ इज ब्लेस पास्कल। तो इसका आंसर है लेडी आइडा लवलेस। तो लेडी आइडा लवलेस ने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। बेसिकली लेडी आइडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। देखो बेसिकली लेडी आइडा लवलेस जो है ना, ये चार्ल्स बेबेज के साथ इन्होंने बहुत काम किया और उनकी बहुत हेल्प करी थी इन देयर डिफरेंट वर्क्स। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज कौन थे, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो लेडी आइडा लवलेस आप याद रख सकते हो, मदर ऑफ कंप्यूटर, इन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को समझते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन ने ना देखो पहला आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो बनाया था, जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है ना कंप्यूटर का। बेसिक आर्किटेक्चर में क्या आ जाता है कंप्यूटर में, देखो आ जाता है एक इनपुट आ जाता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट आ जाता है और उसके बीच क्या आ जाता है हमारा सीपीयू। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर आ जाता है। तो बेसिक आर्किटेक्चर या फर्स्ट आर्किटेक्चर अगर कंप्यूटर का पूछे किसने बनाया तो वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज हरमन हॉलियर्थ। हरमन हॉलियर्थ ने ना इन्होंने टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। तो आपने याद रखा इन्होंने क्या बनाया था, टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी। और इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आपने याद रखना हरमन हॉलियर्थ ने टैबुलेटिंग मशीन बनाई थी और इसको फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आप एक नोटबुक पेन साथ रखें और इसको पेन डाउन करते रहें। नेक्स्ट इज ब्लेस पास्कल, इंपॉर्टेंट। ब्लेस पास्कल ने 1642 में पास्कलिन को फाउंड करा था। अब ये पास्कलिन है क्या, बेसिकली इसको पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन, मतलब हम मैकेनिकल वे में ऐड कर सकते हैं, एक ऐसी मशीन बनाई थी, उसको बोलते हैं पास्कलिन। और कब बनाई थी, 1642 में। किसने, ब्लेस पास्कल ने। तो 1642 में ब्लेस पास्कल ने पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाया। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आप मेरे को स्कोर भी बता सकते हो 10 में से आपको कितना है, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट, चार्ल्स बेबेज या विंडसर। तो इसका आंसर है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को बोला जाता है फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर पीसीज जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम एलन ट्यूरिंग को देखें। एलन ट्यूरिंग बेसिकली फादर है मॉडर्न कंप्यूटर के। तो जो आजकल मॉडर्न कंप्यूटर यूज होते हैं उनके फादर किसको माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को। और ओवरऑल फादर ऑफ कंप्यूटर किसको माना जाता है, ये तो आपको पता है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो चार्ल्स बेबेज ने ना बेसिकली दो इंजन बनाए थे, ये आपने याद रखना है, पूछता है पेपर में क्वेश्चन। एक डिफरेंस इंजन और एक एनालिटिकल इंजन, ठीक है। डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाए थे। और ये जो डिफरेंस एनालिटिकल इंजन है ना, बेसिकली इसको बोलते हैं पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर या पहला मैकेनिकल कंप्यूटर। किसको कहते हैं, एनालिटिकल इंजन को। आपने याद रखना है पहला जनरल पर्पस के लिए जो कंप्यूटर बना था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, एनालिटिकल इंजन को ही कहते हैं या फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। अब विंड सर्व देख लेते हैं। विंड सर्व को बोलते हैं फादर ऑफ इंटरनेट। तो आपने ये याद रखना है, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, विंड सर्व, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क इज कॉल्ड। देखो कुछ इंस्ट्रक्शन किसी कंप्यूटर को दी जाती हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, तो मैं अभी ऊपर भी बता चुका हूं, उसको कहते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम में कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो किसी टास्क को परफॉर्म करे, ठीक है। अब यहाँ पर ना दो चीजें हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। इसमें आपको फर्क पता होना चाहिए। देखो डेटा होता है अनप्रोसेस्ड, कोई भी रॉ फैक्ट है जो प्रोसेस नहीं हुआ है, मतलब उसको ऐसे ही रॉ फॉर्म है। जैसे सपोज करो ऐसे मैं नंबर लिख देता हूँ 2 4, ऐसे रैंडम लिख देता हूँ 1 3, ये एक रॉ फैक्ट है। अगर सपोज करो इसको मैं सीक्वेंस में लगा देता हूँ, जैसे सपोज करो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे 1 2 3 4, तो ये अब एक सीक्वेंस में आ गया, ये बन जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अनप्रोसेस्ड जो डेटा होता है, अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, रॉ फैक्ट जो होते हैं बेसिकली उसको बोलते हैं डेटा। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट को बोलते हैं डेटा। और बट जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में बना देते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म में बना जाते हैं, वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। तो ये आपने डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रजिस्टर्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली रजिस्टर ना हमारे सीपीयू में होते हैं और ये डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। एक डेटा होल्डिंग प्लेस है
डेटा को होल्ड करने के लिए एक जगह होती है, दैट इज नोन एज रजिस्टर। आपने इतना ही याद रखना है, ठीक है, इन डेप्थ नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको चिप्स भी कहते हैं, वो किस जनरेशन में यूज किए गए थे? तो आईसीज बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इनको किस जनरेशन में यूज किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं उनको थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था। और इनको इंटीग्रेटेड चिप्स को किसने बनाया था? बेसिकली 1958 में, अगर आप देखो 1958 में दो हमारे पास फिजिसिस्ट थे, एक का नाम था जैक किल्बी और सेकंड का नाम था रॉबर्ट नाइस, ठीक है। इन्होंने पहला बनाया था इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आपने ये याद रखना, ठीक है। इसको इन्वेंट करा था, रॉबर्ट नाइस नाम है इनका। और अगर फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? देखो थर्ड जनरेशन में अगर इंटीग्रेटेड सर्किट आए तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स, आपने याद रखना है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। अब सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था? ट्रांजिस्टर्स, सिंपल ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था। और थर्ड जनरेशन में आपको पता चल गया इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में जो हमारे पास लार्ज और वेरी लार्ज स्केल जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे उनका यूज किया जाता, लार्ज और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का, तो आपने ये याद रखना। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? तो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे उनमें कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज हुई थी? क्या वो हाई लेवल लैंग्वेज थी, क्या वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, मशीन कोडेड लैंग्वेज थी या असेंबली लैंग्वेज थी? तो इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेज। देखो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ना उनमें यूज हुई थी मशीन कोडेड लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें सिर्फ 0 और 1 आता है। असेंबली लैंग्वेज जो है वो यूज हुई सेकंड जनरेशन में, जिसमें न्यूमोनिक कोड का यूज करते हैं। जैसे इधर यहाँ पर ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, जैसे लोड हो गया, डेटा को लोड करेगा, स्टोर लिखोगे तो डेटा को स्टोर करेगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। इनको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये सेकेंड जनरेशन में यूज हुई। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, जो डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है, C++ आ जाती है, उसको यूज किया गया, ठीक है। और फिर फोर्थ जनरेशन में डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर किसे कहते हैं, मतलब किसने इन्वेंट करा था? ली डी फॉर्स ने इन्वेंट करा था, डॉगलस ई एंगलबर्ट ने करा था, क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स ने करा था या डेनिस रिची ने करा था? तो इसका आंसर है डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फाउंड करा था और इनको ही फादर कहते हैं। अब ली डी फ्रॉस्ट का हम याद रखेंगे, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स बनाई थी, ठीक है, इन्होंने क्या बनाई थी? वैक्यूम ट्यूब्स, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज डॉगलस ई एंगलबर्ट, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माउस की इन्वेंशन इन्होंने करी है। और क्रिस्टोफर जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड की जो है इन्होंने फॉर्मेशन, ठीक है, आपने ये याद रखना, इन्वेंट करा था कीबोर्ड को क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो अब कंप्यूटर में ना बेसिकली सीपीयू में डिफरेंट सीपीयू फंक्शन करता है। कहीं पे डेटा को कंट्रोल करा जाता है, भेजा जाता है, उसको रिसीव करा जाता है। और इसी तरह एक होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथ कैलकुलेशन वाले ऑपरेशन कहाँ पर होते हैं? क्या वो कंट्रोल यूनिट में होते हैं, एएलयू में होते हैं, मेमोरी यूनिट में होते हैं कि एक्यूमुलेटर? तो बेसिकली ये होते हैं एएलयू में। इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। देखो इसके नाम में ही है, नाम में कैसे है? अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस वाली चीजें करना, अरिथमेटिक, तो वो भी ये काम करता है। और लॉजिक ऑपरेशन मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, जिसमें कुछ लॉजिक लगे, तो वो वाले भी यहीं पे परफॉर्म होते हैं। तो एएलयू में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। और बाकी मैं ये जो आपको बताऊंगा सीपीयू, इस पे लेक्चर लाऊंगा तो ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हो, जो हम मेनली यूज करते हैं। ये किस तरह का कंप्यूटर है? क्या ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो है, मिनी है या सुपर कंप्यूटर है? तो इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। जितने भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, इनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर भी कहते हैं, मतलब जिनको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह कैरी लेके जाए। जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, ठीक है, जैसे टैब जो आप यूज करते हो, टैब्स जो होते हैं ये भी इसी में, एक पीडी होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, वो भी इसी में आ जाते हैं। तो ये सब माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। अब मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे आपको पता है ना, कैड का कोर्स होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसमें वो डिजाइन्स वगैरह बनाते हैं, ड्राफ्टमैन वगैरह होता है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में मिनी कंप्यूटर का यूज होगा। मिनी कंप्यूटर को हम एज अ सर्वर भी यूज करते हैं। एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसको हम कुछ पूछते हैं, डेटा उससे लेते हैं और वो सबको डेटा ट्रांसफर करता है। तो एक सेंट्रल कंप्यूटर का काम भी कौन सा कंप्यूटर करता है? मिनी कंप्यूटर, उसको सर्वर की तरह भी हम यूज करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की ये इंपॉर्टेंस है कि इनकी बहुत ज्यादा मेमोरी होती है। इसकी वजह से हम इसको बिजनेस में जहां बहुत ज्यादा डेटा हमें स्टोर करना है वहां पर हमें
यूज करता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज वहां पर होता है। और सबसे फास्ट जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इनकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है। और एक पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में कैलकुलेट की जाती है, तो आपने याद रखना है फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड आप लिख लेना। इसमें जो है फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। और वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1, ये आपने याद रखना। और किसने बनाया था? सेमन आर क्रे ने, उन्हीं के नाम पे है क्रे 1। ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इंडिया का अगर आपको पूछे कौन है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम। कौन सा है? परम। और किसने बनाया था? सीडैक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो एक ये सिर्फ एक एमसीक्यू नहीं है, उसके साथ आपको मतलब उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं वो सारे भी साथ साथ आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज डैश इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट विल कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे किया जाए? देखो असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में थी, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन। मशीन लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर समझता है, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर 0-1 समझता है ना। तो अगर हमारी कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो असेंबली है चाहे हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? तो असेंबलर करता है, ठीक है। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको बताया जिसमें न्यूमोनिक कोड्स यूज होते हैं, मतलब कुछ कोड्स हमें देने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शन, तो वो काम करते हैं। जैसे स्टोर देंगे तो स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये होता है असेंबली लैंग्वेज। इसको कन्वर्ट करता है असेंबलर किसमें? मशीन लैंग्वेज, मतलब 0-1 की फॉर्म में, फिर ही कंप्यूटर से अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये ध्यान से समझना। देखो इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज है, पहले आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब यूजर फ्रेंडली होती है, हाई लेवल लैंग्वेज है दोनों। अब इनमें फर्क क्या है? देखो इंटरप्रेटर जो होता है ना वो लाइन बाय लाइन जो है वो कन्वर्ट करता है, मतलब एक लाइन को पहले कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर दूसरी को करेगा। कंपाइलर एट अ इंस्टेंट पूरा ही करेगा, होल एट अ टाइम करेगा, एक ही बार में सारा करेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंडक्टर तो आपको पता है, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे तो उसको कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कंडक्टर और असेंबलर आपको क्लियर हो जाएगा। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करते हैं, बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर होल एट अ टाइम करता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? ये तो बहुत ईजी है, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर या प्लॉटर, ठीक है। इसमें स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस। देखो कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ले जाएगी ना, उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे स्कैनर, स्कैनर क्या होता है? जब आप स्कैन करते हो तो वो डेटा को आपके अंदर ले जाता है फोन में, ठीक है, जिस भी तरह से आप स्कैन कर रहे हो। इसी तरह जैसे OMR शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसमें ऊपर जब आप मशीन लगाते हो तो वो जो भी आपके जो आपने मार्क करे हुए वहां पर उनको रीड करता है, मतलब इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। और आउटपुट डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन बाहर आती है, जैसे प्रिंटर के थ्रू क्या कोई पेज बाहर निकलता है, मॉनिटर में आपको स्क्रीन में कुछ दिखता है ना, दैट इज मॉनिटर। प्लॉटर में भी आप बड़े बड़े जब आपको पोस्टर वगैरह निकालने हो तो प्लॉटर की यूज करते हो, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट में जैसे कीबोर्ड, सिंपल आप देखो इनपुट में कीबोर्ड, कीबोर्ड की हेल्प से आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में देते हो। माउस हो गया, ठीक है। और भी बहुत सी एग्जांपल है, जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होती है, OCR, जिसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं। MICR भी होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो अगर आपको फुल फॉर्म्स नहीं आती हैं तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स में हमने एक फुल फ्लेज वीडियो लगाई है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज MCQs। देखो ये सीरीज हमने न्यू स्टार्ट करी है, इस पे अभी और बहुत से लेक्चर्स आएंगे, पूरा कंप्यूटर का कोर्स आपको MCQs के थ्रू करवाया जाएगा। तो अगर ये नई सीरीज आपको इस तरह से पढ़ना पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और आपने अगर ये रिवाइज करा है तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 10 में से, वो भी हमें बता सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आप को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। JKSSB VLW का टारगेट बाय स्टार्ट है, उसको ज्वाइन करें। अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है, और भी डिफरेंट एग्जाम अगर आप सेंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो NDA, CDS या UPSC के एग्जाम है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कंटेंट को उठा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर PDF भी शेयर होती है, प्लस डेली क्विज होता है 8 बजे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।